आज हम पढ़ेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4 डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। ये हमने चैप्टर 5 लिया लक्ष्मीकांत से। आर्टिकल 1 क्या है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में इंडिया के स्टेट्स और उनके यूनियन टेरिटरीज के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इंडिया में? फॉर द टाइम बीइंग इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, आर्टिकल 1 में क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग इंडिया के दो नाम है, इंडिया एंड भारत। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये डिसाइड एक नाम पर सबकी सहमति नहीं बन पाई, तो उन्होंने दोनों नाम ही कॉन्स्टिट्यूशन में कंटिन्यू कर लिए, इंडिया एंड भारत। शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ये यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब है वो हम समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हम कंपैरिजन करेंगे यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्सेस फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में, और इसको समझने के लिए हम इंडिया एंड अमेरिका का कंपैरिजन भी करेंगे। ओके, सो यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब ये नहीं है कि सारे स्टेट्स मिलकर एक एग्रीमेंट करके आए और उन्होंने यूनियन को पावर दी। नहीं, वैसा अमेरिका में है। अमेरिका में क्या हुआ? सारे स्टेट्स मिल गए, मेन अथॉरिटी स्टेट्स के पास है, उन्होंने मिलकर सेंटर को कुछ पावर दे दिए। क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में यूनियन के पास पावर है और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए स्टेट्स बनाए गए हैं और उनको पावर दिया गया है। दूसरा डिफरेंस क्या है? स्टेट्स डू नॉट हैव राइट टू secede फ्रॉम फेडरेशन। इंडिया में स्टेट्स को राइट नहीं है कि वो जब चाहे इंडिया से अलग हो सके, जबकि यूएसए में ऐसा है। तो इंडिया क्या है? इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। हाँ, पावर डिवॉल्व किए गए हैं, फेडरेशन स्ट्रक्चर है जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। वो 3 कैटेगरीज क्या है? टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। ठीक है, अब ये जो तीसरा पॉइंट है, टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड, क्या इस में पॉसिबल है? यस, बट अकॉर्डिंग टू द मोड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। फॉर एग्जांपल सेशन, इसमें क्या क्या है? ट्रीटी, परचेज, गिफ्ट, लीज, प्लेबिसाइड। दूसरा तरीका क्या है? ऑक्यूपेशन, जो भी लैंड अभी तक अनऑक्यूपाइड है उसको आप ऑक्यूपाई करके, ये एक मोड है। तीसरा है कन्क्वेस्ट, आप किसी के ऊपर जीत हासिल करके, जैसे कि रशिया ने क्राइमिया का एनेक्सेशन किया था। बट इंडिया जिस तरह का डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो सिर्फ फर्स्ट वे के अकॉर्डिंग न्यू टेरिटरीज एक्वायर कर सकता है। सेकंड और थर्ड में मोस्ट लाइकली इंडिया तो नहीं जाएगा। अब ये हमने जाना है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या-क्या कवर्ड है। टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या फर्क है? यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स कवर्ड है, जबकि टेरिटरी ऑफ इंडिया में ऑल 3 कैटेगरीज कवर्ड है। मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया एक ब्रॉडर टर्म है यूनियन ऑफ इंडिया के कंपैरिजन में। अब आर्टिकल 2 क्या है? आर्टिकल 2 ग्रांट्स पावर टू द पार्लियामेंट। क्या पावर देता है? 2 तरह के पावर देता है। द पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, नए स्टेट्स को एडमिट करने का पावर देता है, और दूसरा एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। ये दोनों उन एरिया की बात कर रहा है जो ऑलरेडी इंडिया का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब जो एडमिट न्यू स्टेट्स है उसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, किस तरह के एक्विजिशंस या न्यू स्टेट्स एडमिट किए गए इंडिया में। गोवा, दमन एंड दीव, ये एक्वायर्ड बाय इंडिया फ्रॉम पुर्तगीज इन 1961। दादरा and Nagar Haveli, liberated by Portuguese in 1954, converted into Union Territory in 1961। पुडुचेरी हमने फ्रांस से लिया था 1954 में, एंड सिक्किम रेफरेंडम के थ्रू 1975 में फुल स्टेट का स्टेटस दिया गया था। आर्टिकल 3 क्या बोलता है? आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को ऑथोराइज करता है नया स्टेट फॉर्म करने के लिए, और वो किस तरह से? किसी स्टेट में से कुछ एरिया निकाल के उसको नया स्टेट बना दे, या फिर 2 स्टेट्स को या 2 यूनियन टेरिटरी को मिला करके नया स्टेट बना दे, या पार्टली किसी स्टेट से एरिया लेके और यूनियन टेरिटरी से एरिया लेके एक नया स्टेट बना सकते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल, रिसेंट एग्जाम्पल तो यही है कि जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, उसमें से एरिया निकाल के एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनाया और एक लद्दाख का टेरिटरी बनाया। उससे थोड़े पुराने एग्जाम्पल में जाए तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करके एक नया स्टेट बनाया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को निकाल के नया स्टेट बनाया, बिहार से झारखंड को बनाया गया, और एमपी से एरिया निकाल के छत्तीसगढ़ को एक नया स्टेट बनाया गया था। ठीक है, तो ये आर्टिकल 3 में और क्या पावर है? न्यू स्टेट बनाने का, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट का। तीसरा पावर है डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। फोर्थ पावर है अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट।
फिफ्थ पावर है अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। जो नेम है चेंज करने का, उसका हम रिसेंट एग्जांपल्स ले लेते हैं कि ओडिशा, ORI नाम था, उसको चेंज करके ओडिशा कर दिया गया। उससे पुराना एग्जांपल लें तो उत्तरांचल का नाम यूपी से उत्तरांचल निकाल के अलग स्टेट बनाया गया था और जिसका बाद में नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। अब ये सब करने के लिए जो नए स्टेट बना रहे हैं, या इन सब के लिए टू कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है? जो भी ऐसा बिल आएगा दैट कैन बी टेबल्ड इन पार्लियामेंट ओनली, मतलब ऐसा बिल, नया स्टेट बनाना है या एरिया चेंज करना है या नाम चेंज करना है, सिर्फ पार्लियामेंट में ऐसा बिल लाया जा सकता है, दैट टू विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा कि ये बिल आप पार्लियामेंट में रखिए। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा, उनके गवर्नमेंट के रिकमेंड, गवर्नमेंट कुछ बिल लाना चाहती है, वो प्रेसिडेंट को बोलेगी, उसके बेसिस पे प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है इसमें? प्रेसिडेंट ऐसा बिल रिकमेंड करने से पहले ऐसा बिल भेजेगा कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर को, उसके व्यूज, उसके ओपिनियन लेने के बारे में, कि हम आपका ये बिल ला रहे हैं जिसमें नेम चेंज या जो भी करना चाह रहे हैं, गिव योर ओपिनियन। अब स्टेट गवर्नमेंट को एक विद इन टाइम फ्रेम में अपना एक्सप्रेस ओपिनियन करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। वो ओपिनियन प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, मतलब स्टेट मना करता है या हाँ करता है, कुछ भी करे, फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट का होगा। ओके। और अगर विद इन टाइम फ्रेम में स्टेट्स अपना व्यू नहीं देते हैं तो भी प्रेसिडेंट मानेगा कि उनका व्यू आ चुका है, अभी जैसा प्रेसिडेंट रिकमेंड करे वैसा बिल पार्लियामेंट में पुट अप हो जाएगा। अब एक टर्मिनोलॉजी है, इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। यस, इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखिए, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, इसमें बोल रहा है कि स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल बट यूनियन इज इंडिस्ट्रक्टिबल। जो पार्लियामेंट का पावर है कि आप स्टेट का नेम चेंज कर सकते हो, एरिया चेंज कर सकते हो, तोड़ के दूसरा बना सकते हो, जोड़ के दूसरा बना सकते हो, इसका मतलब स्टेट की सैंक्टिटी गारंटीड नहीं है, पार्लियामेंट चाहे तो उनको चेंज कर सकती है। ओके। तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दिया है, वो चेंज कर सकती है। जबकि यूएसए में क्या होता है, अब इस कंपैरिजन से हमें इसका मतलब और क्लियर समझ के आएगा। यूएसए में वहां का जो पार्लियामेंट है वो स्टेट्स का एरिया चेंज नहीं कर सकता बिना स्टेट्स के कंसेंट के। तो वहां पे क्या है, एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, जबकि इंडिया में इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। हम रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वैलिड है कि नहीं है, उसको देख लेते हैं। अब उसके लिए पहले ये जानना जरूरी है कि J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हुआ क्या था। इसमें ये हुआ था कि जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था उसको दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया। पहला यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अब इसको किस तरह से किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया गया वो हम देख लेते हैं। अब देखिए, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो नया स्टेट बना सकती है, जोड़ के तोड़ के किसी भी तरीके से। तो उसी पावर का उन्होंने यूज किया है। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट ने रिकमेंड किया बिल और उसके बाद वो पार्लियामेंट से पास हो गया। अब इसका एक प्री कंडीशन क्या है? प्री कंडीशन ये है कि एक तो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के ऊपर पार्लियामेंट में ये बिल आएगा, जो कि फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन क्या अभी हमने देखा आर्टिकल में, कि स्टेट कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर को प्रेसिडेंट वो बिल भेजेगा उसके ओपिनियन लेने के लिए। अब लेकिन हुआ क्या एक्चुअली में, जिस टाइम पर पार्लियामेंट में ये बिल आया उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लागू था। प्रेसिडेंट रूल लागू था मतलब सारा पावर लेजिस्लेचर का प्रेसिडेंट के पास आ गया। अब प्रेसिडेंट किसको रेफर करेगा? जब स्टेट लेजिस्लेचर वर्किंग में नहीं है वहां पे, तो किसको रेफर करेगा? तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, प्रेसिडेंट ने वो प्रोविजन, वो कंडीशन जो बोलती है कि स्टेट को आपको बिल भेजना है, उस प्रोविजन को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड कर दिया किस वजह से? पहला तो ये कि स्टेट लेजिस्लेचर है ही नहीं तो हम किसको भेजेंगे। अब दूसरा, गवर्नमेंट ने क्या आर्ग्यू किया सुप्रीम कोर्ट में कि ये वहां के लॉ एंड ऑर्डर को सही करने के लिए हमने ये बिल लेके आ रहे हैं। दूसरा, वैसे भी स्टेट का ओपिनियन सेंटर के ऊपर जरूरी नहीं है कि एक्सेप्ट करें या नहीं करें।
तो अब किस तरह से बिना स्टेट लेजिस्लेचर को उसके ओपिनियन के लिए रेफर करे हुए ही ये बिल आ गया। अब गवर्नमेंट ने जो भी आर्गुमेंट पेश किए उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को अपहेल्ड किया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इज वैलिड। और साथ में क्या कहा? साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड जल्दी से जल्दी रिस्टोर करो। मतलब अभी उसको आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया है, उसको जल्दी से जल्दी स्टेट बनाओ और जे.एंड.के असेंबली में इलेक्शन करो जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी तक यूनियन टेरिटरी बनने के बाद तो वैसे भी सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही चला जाता है। आर्टिकल 4 क्या बोलता है? आर्टिकल 4 बोलता है कि लॉ मेज फॉर एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 2, जो आर्टिकल 2 में नए स्टेट बनाने का पावर है। दूसरा सॉरी, आर्टिकल 2 में नए स्टेट एडमिशन करने का जो पावर है इंडिया के पास। दूसरा आर्टिकल 3 में नए स्टेट फॉर्मेशन का या अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री और नेम का जो पावर है। ये जो चेंजेस आएंगे, these should not be considered as amendment to the constitution under article 368। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक सिंपल मेजोरिटी से आप बिल पास करके आर्टिकल 2 और 3 में वर्क एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब आर्टिकल 3 में एक एग्जांपल लेना है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पावर है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि आप एरिया अल्टर कर सकते हो, ये सब कर सकते हो, तो क्या इंडिया की कोई टेरिटरी आप किसी और को दे सकते हो? फॉरेन कंट्री को नहीं दे सकते। एज पर आर्टिकल 3 आप नहीं दे सकते। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368। मतलब इंडिया की कोई टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को देनी है तो आर्टिकल 368 में आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग किया कि सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट को भी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ये सब का एक रिसेंट एग्जांपल ले लेते हैं। 2015 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था इंडिया की बाउंड्रीज किसी और कंट्रीज को देने के लिए। वो क्या था? बांग्लादेश के साथ हमारा जो एग्रीमेंट था और जो प्रोटोकॉल एंटर्ड हुआ था उसको एग्जीक्यूट करने के लिए 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने 111 एनक्लेव्स बांग्लादेश को ट्रांसफर कर दी। बांग्लादेश से 51 एनक्लेव्स इंडिया में आई थी। एनक्लेव्स का मतलब ये हो गया, मान लीजिए इंडिया की एनक्लेव्स बांग्लादेश में कौन सी है? इंडिया का ही पार्ट है बट बांग्लादेश की टेरिटरी के अंदर है, तो उसको एनक्लेव बोलते हैं। ठीक है। दूसरा क्या ट्रांसफर किया? एडवर्स पोजीशंस। अब एडवर्स पोजीशन क्या होता है? जो बाउंड्री के ऊपर ही रहता है बट इनसाइड बांग्लादेश टेरिटरी में है। ठीक है। अब इनमें क्या होता है, इनको बहुत सारे इश्यूज आते हैं, वहाँ पे इंडियन लोग रह रहे हैं बट राइट्स नहीं है उनको, तो एक्सेस नहीं कर सकते। तो इंडिया ने और बांग्लादेश ने एग्रीमेंट किया कि आपका जो भी एनक्लेव्स है वो हमें दे दो, हमारा आपको दे दो, सबको राइट्स तो मिलेगा प्रॉपर। एडवर्स पोजीशन को भी आप बॉर्डर पे ही है, ये इंडिया को कर दो, और जो बांग्लादेश वाले हैं वो बांग्लादेश को दे दो, जिससे क्या होगा, वहाँ के लोगों की लाइवलीहुड बेटर होगी। एंड डिमार्केशन ऑफ 6.1 किलोमीटर। अब इसके लिए एज पर द प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। सो दोस्तों, ये थी हमारी तरफ से एक कोशिश। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।